हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। करियर जंक्शन पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, पिछली क्लास में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस की कड़ी में हम लोगों ने पढ़े मीनिंग के आधार पर जो सेंटेंस 5 तरह के होते हैं, और दूसरा हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर के आधार पर 3 तरह के सेंटेंस, जिसमें सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड पढ़ना था। सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड में हम लोगों ने कंपाउंड पढ़ लिया। पिछले लेक्चर में आपने कंपाउंड पढ़ लिया। आज हम लोगों को पढ़ना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का? तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और उसके साथ एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। ठीक है ना? क्या होगा? प्रिंसिपल क्लॉज होगा और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? अब कैसे पहचानेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है। तो कोई भी ऐसा क्लास जो किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है, दैट विल बी कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लास। तो सबऑर्डिनेट क्लास पहचानेंगे कैसे? अगर आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को पहचान जाते हैं तो सबऑर्डिनेट क्लास पहचान जाएंगे, बड़े आराम से पहचान जाएंगे। तो ये जितने भी कंजंक्शन लिखे हुए हैं, ये सब के सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं। तो इस क्लास का 3 पर्पज हल हो रहा है। एक पर्पज क्या हल हो रहा है? आप ये पहचान जाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। दूसरा पर्पज ये हल हो जाएगा कि आप ये जान जाएंगे कि तो 3 तरह के जो सबऑर्डिनेटिंग क्लास हैं, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लास, ये पहचान जाएंगे। ठीक है ना? तो मल्टीपर्पज क्लास है ये। ठीक है, ये मल्टीपर्पज क्लास है। इसमें आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पहचानना और कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग क्लासेस पहचानना और नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास पहचानना, ये तमाम सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, 2019 के यूपी टेट के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था। आपको लग रहा होगा ना कि हम ये क्यों पढ़ें, क्यों क्लासेस पहचाने। तो 2019 के यूपी टेट के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि दिस इज द हाउस इन विच दिस इज द हाउस इन विच सी was born। अब उसमें एग्जाम में ये पूछा था कि इसमें एडजेक्टिव क्लॉज क्या है। ठीक है ना? अब आपको अगर ये नहीं पता होगा कि एडजेक्टिव क्लॉज किससे शुरू होता है, कैसे बनता है, तो आपको एडजेक्टिव क्लॉज समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए, एडजेक्टिव क्लॉज में कंजंक्शंस क्या है। ये सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन है जो कंजंक्शन का काम कर रहा है। एक्चुअली ये कंजंक्शन नहीं है। ठीक है ना? दीज आर नॉट कंजंक्शंस, दीज आर रिलेटिव प्रोनाउंस, but when they are used to join two sentences they work as a conjunction। तो ये कंजंक्शन होते नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, लेकिन जब सेंटेंस में यूज किए जाते हैं जोड़ने के लिए तो कंजंक्शन की तरह काम करने लगते हैं। इसमें हु है, हु का मतलब क्या हुआ? जो, जिसने। हुम है, हुज है, विच है, व्हाट है, दैट है और एज है। तो ये सब के सब क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होंगे और एडजेक्टिव क्लास बनाते हैं। ठीक है? तो अब इस आधार पे यहाँ देखा जाए तो इसमें क्या लगा था? इन्हें लगा था विच। किसके लिए लगा है? ये हाउस के लिए, वो घर जिसमें वो रहती, जिसमें वो पैदा हुई थी। इसमें इन विच लगा तो ये क्या हो गया? यही विच से जो सेंटेंस शुरू हो रहा है वो क्या हो रहा है? ये है एडजेक्टिव क्लॉज। तो एक क्वेश्चन का काम बन गया ना इतने से, और 2019 में लेटेस्ट पेपर में आ चुका है। आप ये ना कहिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। 2019 में ही पूछा गया था। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? तो चलिए, अब हम लोग इसको सिलसिलेवार पढ़ते हैं। तो सिलसिलेवार पढ़ते हैं मतलब 3 तरह के सबऑर्डिनेट क्लासेस में कौन कौन से होते हैं? नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। नाउन क्लास के कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं? नाउन क्लास का कंजंक्शन है इफ और वेदर और दैट। लेकिन इफ वाले, वेदर की, इस वाले इफ की मीनिंग क्या है कि देखिए, यहां भी एक इफ लगा हुआ है और वहां भी एक इफ लगा हुआ है। इस वाले इफ की मीनिंग क्या होगी? ये की, और इस वाले इफ की मीनिंग क्या होती है? यदि। दोनों में डिफरेंस है, आप ध्यान रखिएगा। 2 तरह के इफ होते हैं। यहाँ भी दैट लगा है, इस वाले दैट की मीनिंग क्या होती है? इसके वाले दैट की मतलब होता है कि, और यहाँ भी दैट लगा है, इसकी मीनिंग क्या हो जाती है? जो। और यहाँ भी सो दैट मिलेंगे, इन सो दैट की मतलब क्या हो जाता है? ताकि। तो दैट 3-4 तरह से प्रयोग किया जाता है। आप उन चारों तरह के दैट को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि वो दैट कभी कभी कंफ्यूजन करेगा, आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है ना? तो दैट वगैरह पर विशेष सतर्क रहने की जरूरत है। तो हम आपको पहले
इन दोनों को पढ़ा देते हैं, क्योंकि हो सकता है इसमें से हमें कुछ मिटाना पड़े, तो थोड़ी सी जगह मिटा लेते हैं इन दोनों को समझाने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम इन चीजों को क्लियर करेंगे, जब ये दोनों पढ़ा लेंगे तो इसमें की दो चीजें रह जाएंगी, उनको समझा देंगे। आप ध्यान रखिएगा, इफेक्ट और टाइम हमने मिटा रखा है, थोड़ी देर में ले लेंगे, इफेक्ट और टाइम को पढ़ा लेंगे इसी के साथ में। चलिए, तो दो चीजें हम यहाँ से ले रहे हैं, ये किया हमने। तो पहले देखिए, इस वाले इफ में इफ वाले इफ में क्या अंतर होता है, तो इस वाले इफ को देख लेते हैं। तो मान लीजिए कहीं लिखा है इफ यू वर्क हार्ड, क्या लिखा, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, क्या लिखा, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। दूसरा सेंटेंस है ही आस्क्ड मी, जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, ही आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हिम। तो जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं इंटरोगेटिव का, ठीक है ना, तो इंटरोगेटिव का जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब की जगह क्या लगाते हैं, आस्क्ड लगाते हैं। और जो इन्वर्टेड कामा यहाँ क्या लगा होता, यहाँ इन्वर्टेड कामा लगा होता, इन्वर्टेड कामा की जगह क्या लगाए हैं हम, इफ लगाए हैं। और इस इफ या इसकी जगह पर क्या लगा सकते हैं, वेदर। तो इसकी मीनिंग क्या होगी, उसने मुझसे पूछा कि, देखिए यहाँ इसकी क्या मीनिंग है, उसने मुझसे पूछा कि, और यहाँ क्या है, इफ यू वर्क हार्ड। तो यहाँ इफ का मतलब क्या है, यदि आप हार्ड वर्क करेंगे, तो ये है यदि आप हार्ड वर्क करेंगे, तो ये वाला कौन सा हो गया, एडवर्ब क्लास का इफ हो गया। और उसने मुझसे पूछा कि, तो ये वाला कौन सा इफ हो गया, ये वाला इफ हो गया नाउन क्लास का। तो अगर आप इफ लगाए हैं, तो मान लो, तो इस इफ लगा है अगर सेंटेंस में, तो दो चीजें क्या हो सकती हैं बताइए। इफ लगा होगा तो ये बात तो तय है कि वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, ये तो 100% तय है। क्लास पूछा जाए तो सबऑर्डिनेटिंग क्लास होगा, ये भी 100% तय है, ठीक है ना। तो वो सबऑर्डिनेटिंग क्लास होगा और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पहचानने में तो आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि वो क्लॉज किस तरह का है, सबऑर्डिनेट क्लास दिया है तो ठीक है, लेकिन अगर नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास में पूछ लिया तो मामला फंस जाएगा। इफ लगा होगा तो पता नहीं वो एडवर्ब क्लास का होगा या नाउन क्लास का होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो ये डिसाइड करने के लिए आपको जरूरी होगा कि उसकी मीनिंग समझ में आए कि वो इफ यदि वाले सेंस में लगा है या फिर वो इफ की वाले सेंस में लगा है, ठीक है ना। आशा है अब आप लोग पहचान जाएंगे कि ये वाला जो इफ है वो एडवर्ब क्लास का लगा है या फिर नाउन क्लास का लगा है। चलिए, तो इफ और वेदर दोनों एक ही जैसे होते हैं, तो इन पे अब समय खत्म हो गया, इनको जो डिस्कस करना था कर चुके। अगला हम लोग बढ़ते हैं, इसके दैट की बात करते हैं, और इसके बाद दैट की बात कर लें, फिर इसके दैट की बात कर लें, या फिर हम इसको पहले हु वाला समझा देते हैं तब इस दैट की बात करते हैं। क्योंकि हमें लिखा तो है, सारे के सारे कंजंक्शन लिख तो दिए हैं, और जरूरत है जब दो जगह हमें दैट मिलता है तो हम इसका डिफरेंस बताना है ना। ये वाला दैट क्या है, की, और ये वाला दैट क्या है, जो। इन दोनों में क्या अंतर होगा, अब ये देखिए दोनों दैट में क्या अंतर होगा, इतनी जगह निकाल लेते हैं हमने इसको रफ करने के लिए। ये सेंटेंस जैसे लिखा है, हमने लिखा एवरीबडी believes that you will win। और अगर हम कहें this is the same book that I had given you। हाँ, तो दो दैट देखिए, पहले सेंटेंस में भी क्या लगा, यहाँ पर दैट लगा, और दूसरे सेंटेंस में भी क्या लगा, यहाँ पर देखिए एकदम एग्जैक्टली बाई चांस इत्तफाकन दोनों दैट एक दूसरे के नीचे लगे हुए हैं। पहले सेंटेंस का दैट क्या है, एवरीबडी बिलीव्स दैट यू विल विन। तो इसकी मीनिंग क्या आ रही है, हर आदमी को यकीन है कि यू विल विन, हर आदमी को यकीन है कि। ये वाला दैट क्या लग रहा है, कि के सेंस में। यहाँ ये दिस इज द सेम बुक, ये वही बुक है। दैट का मतलब क्या हुआ, दैट आई हैड गिवन यू, जो मैंने तुम्हें दी थी। तो यहाँ क्या लगा, जो कि इसकी मीनिंग, दैट की मीनिंग क्या हो गई, जो। तो ये वही किताब है जो मैंने तुम्हें दी थी। तो ये वाला दैट कौन सा दैट है,
ये वाला दैट है ये वाला दैट है नाउन क्लास का, और ये वाला जो दैट है वो किसका है, ये एडजेक्टिव क्लास का दैट है। तो अगर मान लीजिए एग्जाम में दैट लगा हो और पूछा जाए कि ये सेंटेंस ये क्लॉज नाउन क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है, तब आप कैसे पहचानेंगे, मीनिंग निकालेंगे। अगर उस दैट की मीनिंग की है तो किसका होगा, नाउन क्लास का। अगर उसकी मीनिंग जो है तो किसका होगा, ये एडजेक्टिव क्लास का। तो अब आप समझ गए होंगे ना दोनों में क्या अंतर होगा। अच्छा, हु को लेकर के आपके मन में कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो मैं हु को भी क्लियर कर देता हूं। दैट तो आप समझ गए, तो हु को लेकर के आपके डाउट्स को क्लियर कर देता हूं। तो ये देखिए आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हैं और दोनों में हु लगा हुआ है। पहले सेंटेंस में हु लगा है, ठीक, दूसरे सेंटेंस में यहाँ हु लगा है, ठीक है ना, साफ दिख रहा है। हु रोड द रामचरितमानस, और यहाँ क्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क लगा है। हु रोड द रामचरितमानस में क्वेश्चन लगा हुआ है, तो इस हु का मतलब क्या हो गया, किसने, क्या मतलब हो गया इसका, किसने। और यहाँ लिखा है वी नो तुलसीदास, हम तुलसीदास जी को जानते हैं, हु रोड द रामचरितमानस, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। तो ये वाला हु क्या हो गया, जिन्होंने। तो इस वाले हु का मतलब हुआ जिन्होंने। ये क्या कर रहा है, रोड द रामचरितमानस को तुलसीदास के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो ये वाला जो हु है, इस वाले हु को हम लोग कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, और इस वाले हु को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो अगर हु ये कौन, क्या, किसने, कब, ये पूछने के काम आता है तो वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा। और जब जो, जहां, जब, जिसने, जिसे, जिसको, ये सब होता है तो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। और जो, जब, जहां, जिसने, जिसको के सेंस में अगर आ गया तो वो सेंटेंस एडजेक्टिव क्लॉज होगा, ठीक है ना, वो एडजेक्टिव क्लॉज होगा और दोनों को मिलके क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। तो यही हु कौन किसने भी होता है और यही जो जिसने भी होता है। अगर ये कौन किसने है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, नहीं तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, सबकी वही हाल है। और ये सब बनाते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज मिलके क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज से जुड़ा हुआ सेंटेंस क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के साथ मिलता है तो बन जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलिए ठीक है, तो कुछ और आगे बढ़ते हैं। हम लोग दो चीजें पढ़ चुके, कौन सा, नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज की बात कर लिए। अब चलते हैं, पढ़ते हैं एडवर्ब क्लॉज। तो एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज के कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं, इनकी बात कर लेते हैं। तो चूंकि कंजंक्शन की संख्या ज्यादा है इसमें, तो एडवर्ब क्लॉज में एक होता है कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, ठीक है ना। कंजंक्शन ऑफ कंडीशन क्या होता है, तो कंजंक्शन ऑफ कंडीशन में शर्त लगाता है। तो ये हो गया इफ, और हो गया आपका अनलेस, और हो गया आपका प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड, और आपका हो गया इन केस, इन केस, या आपका हो गया ऑन कंडीशन, ठीक है ना। तो कंडीशनल्स में हमने इसको तो बहुत डिटेल में बताया ही था, आप लोगों ने कंडीशनल्स वाला पढ़ रखा होगा, देख रखा हो वीडियो। अगर आपको इसे और डिटेल में या बहुत डिटेल में पढ़ना है तो क्या, वो जो कंडीशनल्स का वीडियो था हमारा पहला वाला, उसको देख लीजिए, आपको ये सारी चीजें बहुत डिटेल में क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम केवल इतना ही बताएंगे कंडीशनल के कंजंक्शन क्या होता है। इफ माने यदि होता है, और अनलेस का मतलब यदि नहीं होता है, प्रोवाइडेड का मतलब बशर्ते होता है, और इन केस और ऑन कंडीशन का मतलब भी बशर्ते होता है। तो ये अगर लगे होंगे उस सेंटेंस में तो क्या कहा जाएगा, ये कहा जाएगा एडवर्ब क्लॉज। और एडवर्ब क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग का क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जुड़ने से क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। तो हमें कॉज वाला लिखना है, इसलिए हम इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं, आप समझ गए होंगे। कॉज वाला क्या होता है, कॉज के कंजंक्शन मतलब क्या बताएंगे, कारण बताएंगे। और कारण बताने वाले कंजंक्शन क्या होते हैं, बिकॉज हो गया आपका, सिंस हो गया आपका, एज हो गया। और बिकॉज और सिंस, इन तीनों का मतलब क्या होता है, तीनों का मतलब होता है क्योंकि। और क्योंकि का मतलब क्या होता है, कारण बताता है। देखिए एक एज यहां लगा था, इस एज का मतलब जो होता है, और एक एज यहां लगा है जो क्या बताता है, क्योंकि। अगर दोनों का डिफरेंस देखना चाहते हैं तो हम एक सेंटेंस लिख दे रहे हैं, आप देख लीजिए। जैसे कहीं लिखा हो वी गॉट लेट,
वी गॉट लेट, हमें देर हो गई, एज इट वॉज रेनिंग। क्या लिखा? वी गॉट लेट एज इट वॉज रेनिंग। तो बताइए इस एज का मतलब क्या है? हमें देर हो गई, एज इट वॉज रेनिंग मतलब क्या हुआ? क्योंकि बारिश हो रही थी। और दूसरा सेंटेंस है यू कैन डू, यू कैन डू एज यू विश। यू कैन डू, आप वही काम करिए, आप वो कर सकते हैं, एज यू विश मतलब जैसे आपकी मर्जी। तो ये वाला एज क्या है? जो तुम्हारा मन करे तुम वही करो, जो तुम्हारा मन करे, जैसा तुम्हारा मन करे। तो अब ये वाला एज देख लीजिए, ये वाला एज एज कौन सा हो गया? यहाँ वाला एज है जो जैसा तुम्हारा मन करे, और यहाँ वाला एज क्या हो गया? ऊपर वाला एज क्या है? ये कंजंक्शन है, क्योंकि यहाँ बिकॉज लगा सकते थे ना, वी गॉट लेट बिकॉज इट वॉज रेनिंग। तो बिकॉज की जगह हमने एज लगा दिया, तो जो कारण बताने का काम करेगा वो कैसा कंजंक्शन होगा? एडवर्ब क्लास का कंजंक्शन ऑफ कॉज होगा। और जो जिसने वाले सेंस में आ जाएगा तो वो किसका होगा? एडजेक्टिव क्लास का होगा। तो एज अगर लगा हो तो एज में भी थोड़ा रिस्क है, खतरा है, क्योंकि ये दो दो जगह जा रहा है। तो आप जरा इसको सावधानी बरतिएगा। और सावधानी बरतने की जरूरत कब है? जब आपसे पूछा जाएगा कि वो किस तरह का क्लॉज है, मतलब अगर क्वेश्चन नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज पर होगा तब आपको ये सावधानी बरतनी है। और अगर ये पूछा जा रहा है कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस है, तब आपको सिर्फ ये पहचानना है एज लगा होगा तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देख लिया कॉज, कारण वाला। तो कारण के बाद ये आते हैं कंपैरिजन देखते हैं। तो कंपैरिजन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आपको याद है ना? देन, मोर देन, हायर देन, बेटर देन, लोअर देन, सो देन, ये सब लगाते हैं। और कंपैरिजन करने में फिर वही बात आई ना, सो या एज के साथ एक एज और लगता है। तो ये वाला पॉजिटिव डिग्री का कंपैरिजन कैसे किया जाता है? जैसे कहा जाता है यू आर एज लेजी एज योर ब्रदर, या यू आर नॉट सो लेजी एज योर ब्रदर, तो तुम उतने आलसी नहीं हो जितना कि तुम्हारा भाई। तो ये वाला एज क्या कर रहा है? ये कंपैरिजन करता है। ये दोनों एज लगाते हैं, पहले सो एज लगा होगा और बाद में एज लगा होगा, तो मतलब उतना ही जितना कि, ये कंपैरिजन करने काम आया। और देन तो सीधे कंपैरिजन करता है ना, से ज्यादा या से कम के लिए। तो अगर कंपैरिजन करने वाले कंजंक्शन लगे हों, जैसे देन हो गया, सो एज हो गया, या एज हो गया, तो ये किस में आएंगे? एडवर्ब क्लास में आएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो कंट्रास्ट के लिए क्या होता है? कंट्रास्ट हम लोगों ने कंपाउंड में भी पढ़ रखा है, आपको याद होगा। तो कंपाउंड में कंट्रास्ट पढ़ रहे थे तो कंजंक्शन क्या यूज किया था? बट है, येट है, स्टिल है, नॉनदलेस, नेवरदलेस, नॉट विद स्टैंडिंग, ये कंपाउंड सेंटेंस के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन थे जो विरोध जताया करते थे। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंट्रास्ट बताने के लिए कौन कौन से कंजंक्शंस लग सकते हैं? इसमें लग सकता है, जैसे आपका है आल्दो, ठीक है, जैसे आपका है दो, जैसे आपका है इवन इफ, जैसे आपका है इवन दो, ये सब क्या है? इन सब का मतलब, ये जो चार के चारों लिखे हैं हमने, इन चारों का मतलब क्या होता है? इन चारों का मतलब होता है यद्यपि, यद्यपि या हालांकि। कोई सेंटेंस बनाए, जैसे हम ये कहते हैं कि हालांकि उसने बहुत मेहनत की, हालांकि उसने रात दिन मेहनत की लेकिन वो सफल नहीं हुआ। तो सोचिए सेंटेंस में क्या कह रहे हैं? हालांकि उसने रात दिन मेहनत की लेकिन वो सफल नहीं हुआ। तो हालांकि लगाए हो, आल्दो पहले लगा है ना, आल्दो ही वर्क्ड डे एंड नाइट, आल्दो ही वर्क्ड डे एंड नाइट, कामा लगेगा, उसके बाद लिखा होगा ही डिड नॉट पास। तो आल्दो लगा दिए हैं तो क्या बन रहा है? विरोध जता रहा है दोनों सेंटेंस में, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। यही चीज अगर हम ऐसे कहे होते कि ही वर्क्ड डे एंड नाइट बट ही डिड नॉट पास, उसने रात दिन मेहनत की बट ही डिड नॉट पास, येट ही डिड नॉट पास, तब ये कौन सा सेंटेंस होता? कंपाउंड सेंटेंस होता। क्योंकि बट येट लगा के जोड़ेंगे, अगर दो विरोधी कथन को बट येट लगा के जोड़ेंगे तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं और उससे बनेगा कंपाउंड सेंटेंस। और आल्दो दो है, इवन इफ है, ये भी विरोधी सेंटेंस को, विरोधी कथन को जोड़ते हैं, लेकिन ये बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो विरोधी कथन दोनों में है, कंपाउंड में भी है और कॉम्प्लेक्स में भी है। कंजंक्शन लगाने का डिफरेंस होता है, कंजंक्शन के आधार पर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का अंतर हो जाएगा। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, हम लोगों के पास अब बचा है पर्पज के लिए। तो पर्पज का मतलब क्या हुआ? उद्देश्य। तो उद्देश्य के लिए हमारे पास कंजंक्शन कौन है? तो ये हो गया सो दैट या फिर इन ऑर्डर दैट। और दोनों का मतलब क्या होता है? ताकि। क्या होगा? ताकि।
ताकि कोई गाना तो नहीं याद आ रहा है वो हिम्मत वाला वाला ताकि नहीं है, ठीक है, ये कंजंक्शन वाला ताकि है। तो ये पर्पज में जो सो दैट और इन ऑर्डर दैट होता है, इसका मतलब होता है ताकि। कोई सेंटेंस ऐसा बनाइए जिसमें ताकि लगा हुआ हो। तो जैसे हम ये कहें कि वो बहुत तेज दौड़ा, ठीक, वो बहुत तेज दौड़ा ताकि ट्रेन पकड़ ले। क्यों दौड़ा बहुत तेज? क्यों? क्या पर्पज था दौड़ने का? पर्पज क्या था? ट्रेन पकड़ना ना। तो बहुत तेज दौड़ा ताकि क्या बता रहा है? पर्पज। वो बहुत तेज दौड़ा ताकि ट्रेन पकड़ ले। अंग्रेजी बनाइए, ही रैन वेरी फास्ट, ही रैन वेरी फास्ट सो दैट ही कुड कैच द ट्रेन। तो ही रैन वेरी फास्ट सो दैट ही कुड कैच द ट्रेन। तो सो दैट लगाइए चाहे नॉट दैट लगाइए, क्या बनेगा ये? ताकि। तो ये ताकि लगाएंगे तो क्या बन रहा है? पर्पज। वो तेजी से दौड़ने का पर्पज क्या था? ट्रेन पकड़ना। तो पर्पज क्या हो गया? इन ऑर्डर दैट सो दैट में से चाहे जो लगाइए, आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको पसंद हो। एग्जाम में तो फिलहाल आपकी मर्जी नहीं होगी, एग्जाम में तो पेपर बनाने वाले की मर्जी होगी। आपको तीन की दोनों के दोनों जानना बहुत जरूरी है, वो चाहे जो पूछ लें। पर्पज के बाद एक और कंजंक्शन है, वो किसका है? इफेक्ट का है। इफेक्ट में देखिए फिर लगा हमने सो, और इसके बाद कोई एडजेक्टिव आएगा यहाँ पर, फिर इसके बाद क्या लगा होगा? दैट। तो इस वाले सो का मतलब क्या होता है? इतना। और इस वाले दैट का मतलब क्या होता है? कि अब देखिए यहाँ सो दैट का मतलब था ताकि, क्योंकि सो दैट लगातार एक साथ लगा हुआ है। सो दैट का मतलब ताकि, और इस सो दैट का मतलब क्या हुआ? इतना कि। चलिए यहाँ हम बीच में लिख दे रहे हैं, सो और दैट के बीच में क्या लगा दे रहे हैं? सो फैट। ये लगा दिया हमने, सो फैट दैट। तो सो फैट दैट का मतलब क्या हो गया? इतना मोटा कि। अब इसके पहले किसी के बारे में कहेंगे वो इतना मोटा है, ठीक है ना। हमने कहा कि तुम्हारा दोस्त इतना मोटा है। अब की के बाद क्या होगा? अगर वो बहुत मोटा होगा तो क्या होगा? की के बाद हम ये लिखेंगे वो ठीक से बैठ नहीं पाता, ठीक से उठ बैठ नहीं पाता, कुर्सी पर बैठ नहीं पाता, ठीक है ना। तो अगर ये कहते हैं कि योर फ्रेंड इज सो फैट, योर फ्रेंड इज सो फैट दैट ही कैन नॉट सिट प्रॉपरली ऑन चेयर। तो ये सो फैट होना क्या कर रहा है? सो फैट होने का इफेक्ट है कि दैट ही कैन नॉट सिट ऑन चेयर। तो ये सो दैट जो होते हैं वो इफेक्ट बताते हैं। और ये वाला कंजंक्शन भी किसका होता है? एडवर्ब क्लास का है, और ये बनाएगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। तो ये इतने हमारे बन गए। अभी हमें टाइम वाला बताना है, तो टाइम वाला यहाँ आने के लिए भाई थोड़ा इसको हमें मिटाना पड़ेगा। तो इतना आप समझ लीजिए, इसके बाद हम मिटा के टाइम वाला बता दे रहे हैं आपको। तो वो सारे कंजंक्शन फिर खत्म हो जाएं एडवर्ब क्लास के, हम लोगों ने फिर हमारा पूरा हो जाए एडवर्ब क्लास का काम। तो चलिए टाइम वाले कंजंक्शंस हम लिखते हैं। तो देखो ये कुछ टाइम के कंजंक्शन है। जैसे इस व्हेन का मतलब क्या होता है? जब। और प्रश्न पूछने वाला व्हेन क्या होता है? कब। तो जैसे हम ये कहें कि आई विल रिटर्न योर बुक व्हेन यू कम टू लखनऊ। तो आई विल रिटर्न योर बुक, मैं आपकी बुक लौटा दूंगा, व्हेन यू कम टू लखनऊ। यहाँ व्हेन का मतलब क्या हुआ? जब आप लखनऊ आएंगे। व्हेन का मतलब जब, व्हेन एवर का मतलब क्या हुआ? जब जब या जब भी। और व्हेन सो एवर का मतलब होगा जब भी कभी। तो व्हेन एवर का मतलब क्या होगा? जैसे हम कहते हैं व्हेन एवर ही इंटर्स द रूम, जब भी वो कमरे में पैर रखता है, लाइट वंट ऑफ, लाइट गोज ऑफ। लाइट गोज ऑफ मतलब बिजली चली जाती है। तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी में हो रहा है ना से ये कार्य, रिपीटेडली। जब भी वो जैसे ही वो कमरे में पैर रखता है, जब वो कमरे में पैर रखता है, वेन एवर ही कम्स इनटू द रूम, जब भी वो कमरे में आता है लाइट चली जाती है। बड़े मनहूस हैं, ठीक है। तो ये वेन एवर हो गया, वेन सो एवर हो गया, वेन हो गया, ये क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। टिल अनटिल का मतलब क्या हुआ? टिल का मतलब क्या हुआ? तब तक। अनटिल का मतलब क्या हुआ? तब तक नहीं, ठीक है ना। तो अनटिल का मतलब जैसे हम कहें कि आई विल नॉट लेट यू गो, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, अनटिल यू टेल मी द ट्रुथ। आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, अनटिल यू टेल मी द ट्रुथ, जब तक आप मुझे सच नहीं बताएंगे। तो टिल अनटिल लगाएंगे तो क्या होगा? जब तक या जब तक की नहीं। क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। टाइम बताएगा तो एडवर्ब क्लॉज होगा, एडवर्ब क्लॉज होगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। सब एक कड़ी में लगे हुए हैं, ठीक है ना, एक साथ कई काम कर रहे हैं। एज लॉन्ग एज का मतलब हो गया तब तक जब तक। तब तक जब तक का मतलब क्या होगा? तब तक जब तक का मतलब हुआ कि जैसे हम ये कहते हैं कि लॉन्ग एज, तो मतलब आई विल वेट फॉर यू हियर एज लॉन्ग एज यू गेट रेडी, जब तक आप तैयार हो रहे हैं तब तक मैं यहीं बैठा रहूंगा। सो लॉन्ग एज यही चीज होती है, तब तक जब तक।
एज सुन एज का मतलब क्या हुआ, जैसे ही, ज्यों ही, जैसे हम कहते हैं कि एज सुन एज द ट्रेन अराइव्ड, जैसे ही ट्रेन आई मैं ट्रेन में चढ़ गया, तो एज सुन एज द ट्रेन अराइव्ड आई गॉट इन। या कोई ये कहता है कि जैसे ही मैंने जंगल में शेर देखा मैं भागा, तो एज सुन एज सा अ लायन इन द फॉरेस्ट आई रैन अवे। एज सुन एज मतलब ज्यों ही, जैसे ही ये काम हुआ वैसे ही हमने दूसरा काम किया। तो ये नो सुनर का वही मतलब है, हार्डली इसका असली का वही मतलब है जो नो सुनर, जो एज सुन एज का होता है, ठीक है। आफ्टर बिफोर, आफ्टर बिफोर का मतलब क्या होगा, के पहले और के बाद में। जैसे हम ये कहते हैं कि हाँ, वी रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड गॉन, वी रीच्ड द स्टेशन, हम स्टेशन पहुंचे आफ्टर द ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन के चले जाने के बाद। तो आफ्टर का मतलब क्या लगा, के बाद, ठीक है ना। ऐसे ही बिफोर होता है के पहले। जैसे हम कहें आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट बिफोर यू केम, आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर चुका था जब तुम आए, तो बिफोर लगा दिया। तो ये टाइम वाले कोई भी लगे हों तो वो कौन सा होगा, एडवर्ब क्लॉज होगा, और सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, वही उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे, या सेंटेंस क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। यहाँ देख लीजिए, इनमें से कोई रिलेटिव प्रोनाउन लगा होगा तो क्या होगा, वो एडजेक्टिव क्लॉज होगा, और क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये देखिए, इनमें से कोई कंजंक्शन लगा होगा तो वो सेंटेंस, वो क्लॉज क्या होगा, नाउन क्लॉज होगा, और इनसे बनकर कौन सा सेंटेंस बनेगा, कॉम्प्लेक्स। तो मुझे उम्मीद है कि आज आप लोगों को ये सारे के सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और इन सब कौन सा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, ये चीज पहचानना आराम से आ गया होगा। और अब आप ये सब चीजें अगर आपने पहचान लिया तो आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सेंटेंस पहचानने की प्रक्रिया यहाँ पूरी होती है। आपकी अगली प्रक्रिया होगी कि आपको 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप वो 20 क्वेश्चन सॉल्व करके रखिए, उसके बाद इसको डिस्कस करा दिया जाएगा, और इसके ठीक बाद आपको कुछ हम मटेरियल पढ़ाएंगे सीटेट का, ठीक है ना। तो इंग्लिश की चाइल्ड पेडागोगी पढ़ाएंगे, पेडागोजी कहते हैं, पेडागोगी मुंह से निकल गया, चलिए ठीक है। तो अब का अगला जो क्लास होगा वो किसका होगा, सी टेट लेवल का होगा, या उसमें यूपी टेट में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे टेट के में पूछे जाते हैं, सी टेट में थोड़ा स्पेशली पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको देखिए, दोहराइए, ठीक है। और ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए और तैयार हो जाइए 20 क्वेश्चन का असाइनमेंट करने के लिए। और वो सब प्रक्रिया होने के बाद हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, कौन सी, सी टेट की क्लास लेकर के। थैंक यू वेरी मच।